अब हम न्यूक्लियोलस को डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि थोड़ी सी डार्कली स्टेन्ड बॉडी है न्यूक्लियस के अंदर, और ये नॉन मेम्ब्रेनस है, मतलब इसकी कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है जो कि इसको बाकी के न्यूक्लियस के हिस्से से सेपरेट कर सके। न्यूक्लियस के पास एक न्यूक्लियोलस भी हो सकता है और एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलाई भी हो सकते हैं। The nucleolus is the singular word and nucleoli is the plural word. और ये जो न्यूक्लियोलस होते हैं ये डिसअपियर हो जाते हैं सेल की डिवीजन के वक्त, और अपीयर कब होते हैं? जब सेल इंटरफेज में होता है। Interphase is the time of the cell at which the cell prepares itself for cell division and undergoes growth. मतलब ये कि इंटरफेज के वक्त सेल जो क्रिएट करता है, ग्रो कर रहा होता है और खुद को सेल डिवीजन के लिए तैयार कर रहा होता है। लास्ट लेक्चर में हमने राइबोसोम्स को डिस्कस किया था, और राइबोसोम्स की जब हमने कंपोजिशन की बात की थी तो हमने ये डिस्कस किया था कि राइबोसोम्स राइबोसोमल आरएनए को रखते हैं, और ये जो राइबोसोमल आरएनए है ये न्यूक्लियोलस बनाता है, और न्यूक्लियोलस राइबोसोमल आरएनए को अपने अंदर स्टोर भी करता है। अब न्यूक्लियोलस के हम रीजन्स की बात करते हैं। न्यूक्लियोलस के दो रीजन्स हैं, पेरिफेरल ग्रैन्युलर एरिया और सेंट्रल फिब्रिल एरिया। पेरिफेरल ग्रैन्युलर एरिया, जैसे कि ग्रैन्युलर लफ्ज़ का मतलब है कि दानेदार सोना, तो इस एरिया के पास जो है वो प्रिकर्सर्स होते हैं राइबोसोमल सब यूनिट्स के। मतलब इन प्रिकर्सर्स ने आगे जाके क्या बनाना है? राइबोसोम के सब यूनिट्स को, जो कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे कि राइबोसोम के दो सब यूनिट्स होते हैं, लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट। आप राइबोसोम को पढ़ने के लिए मेरी उस वीडियो को जाकर अभी देखें। तो हमने पेरिफेरल ग्रैन्युलर एरिया को डिस्कस किया कि उसके पास जो है वो राइबोसोमल सब यूनिट्स के प्रिकर्सर्स होते हैं, जबकि जो सेंट्रल फिब्रिल एरिया, फिब्रिल का मतलब होता है रेशे की तरह, इसका मतलब ये है कि जो सेंटर वाला एरिया है न्यूक्लियोलस का, उसके पास रेशे की तरह की चीज़ें होती हैं जो कि राइबोसोमल आरएनए और डीएनए हैं। और न्यूक्लियोलस को हम फैक्ट्री फॉर राइबोसोम सिंथेसिस भी कहते हैं। मतलब ये कि राइबोसोम्स बनाने की जो फैक्ट्री है वो है न्यूक्लियोलस। और आगे फर्दर राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन की फैक्ट्री हैं। तो चले जी, अब हम क्रोमैटिन और क्रोमोसोम्स को डिस्कस करते हैं। क्रोमैटिन है ये बेसिक डाइज जो है वो रंगों से जो है वो स्टेन हो जाता है, और जब सेल डिवाइड करता है तो क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो क्रोमोसोम्स में बदल जाता है, और ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये फर्दर डार्कली स्टेन्ड हैं। ओके, तो अब हम क्रोमोसोम को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्रोमोसोम के पास लॉन्ग आर्म और शॉर्ट आर्म्स होती हैं, और अगर हम क्रोमैटिड की बात करें तो एक क्रोमोसोम के पास दो आइडेंटिकल क्रोमैटिड्स होते हैं जिनको हम सिस्टर क्रोमैटिड भी कहते हैं, और जो सेंट्रोमियर होता है उसने लिंक करना होता है इन सिस्टर क्रोमैटिड्स को। और क्रोमैटिड्स जो होते हैं वो टू आइडेंटिकल हाफ्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। अब हम काइनेटोकोर को डिस्कस करते हैं। तो काइनेटोकोर वो प्लेस है जो कि स्पिंडल फाइबर्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करती है सेल डिवीजन के दौरान। क्रोमोसोम्स के पास डीएनए और प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। अगर हम बात करें तो 40% डीएनए क्रोमोसोम्स के पास होता है और 60% प्रोटीन्स होते हैं। क्रोमोसोम को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था एक जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट था जिसका नाम था वॉल्टर फ्लेमिंग। उसने 1882 में क्रोमोसोम्स को पहली दफ़ा ऑब्जर्व किया था सैलमेंडर लार्वे के सेल्स में। सैलमेंडर जो है वो एक छिपकली है, एक लिजर्ड है, और लार्वे उसके जो कि अर्ली फॉर्म होती है किसी एनिमल की। जो क्रोमोसोम्स के पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है उसके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है जो कि ज़रूरी होती है सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए।
और ये जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है ये किस फॉर्म्स में होती हैं, ये इंस्ट्रक्शंस इन द फॉर्म ऑफ जीन्स विच इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। और अगर हम एक जीन की बात करें तो ये सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड्स का जो कि ट्रांसक्राइब्ड होता है बाद में आरएनए की प्रोडक्शन के लिए। सेम स्पीशीज़ के जो सारे के सारे इंडिविजुअल्स होते हैं उनके पास क्रोमोसोम्स का जो नंबर है वो सेम रहता है जनरेशन टू जनरेशन, मतलब हर जनरेशन के पास क्रोमोसोम्स नंबर जो है वो बिल्कुल सेम रहता है। और अगर हम बात करें डिफरेंट स्पीशीज़ की और उनके क्रोमोसोम्स की तो ये मैं आपको एग्जांपल्स देने लगी हूँ। ह्यूमन बींग्स के सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, फ्रॉग के सेल में 26 क्रोमोसोम्स होते हैं, चिंपैंजी यानी बंदरनुमा जानवर में 48 क्रोमोसोम्स होते हैं और फ्रूट फ्लाई में 8 क्रोमोसोम्स होते हैं। फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। अनियन में 16 क्रोमोसोम्स होते हैं, 48 क्रोमोसोम्स होते हैं पोटैटो में, और जो मटर है, पी है, गार्डन पी है, उसके पास 14 क्रोमोसोम्स होते हैं। पिजन कबूतर के अंदर 80 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब मैं आपको डिप्लॉइड और हैप्लॉइड का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। डिप्लॉइड सेल्स के पास हर क्रोमोसोम की 2 कॉपीज़ मौजूद होती हैं, जबकि हैप्लॉइड सेल्स के पास सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। तो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन नॉर्मल बॉडी सेल्स इज़ डिप्लॉइड, मतलब कि 2n, वेयर एज द हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर इज़ प्रेजेंट इन जर्म सेल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ह्यूमन स्पर्म्स हैं और जो एग्स हैं उनके पास 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर के जो जर्म सेल्स हैं उसके पास 4 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। मतलब ये है कि जो गैमीट्स होते हैं उनके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डिप्लॉइड सेल्स। और जर्म सेल्स जो हैं वो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जो कि मेल्स में ह्यूमन स्पर्म्स होते हैं और फीमेल्स में एग्स होते हैं। तो न्यूक्लियस ने जो है वो सेल की सारी एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना होता है, और इसी तरह न्यूक्लियस ने अपने पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए रखना होता है और जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखनी होती है। डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। और अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हैं या अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो यू आर वेलकम, यू कैन आस्क मी क्यूरीज इन कमेंट्स ऑल्सो। अल्लाह हाफिज़, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।